स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। आज हम करेंगे इग्नू का एमए हिंदी सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MSD 7 जिसका नाम है भाषा और संप्रेक्षण। तो इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। इसमें से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में आता है, वो है टिप्पणियाँ कीजिए। तो जो इम्पॉर्टेंट टिप्पणियाँ हैं हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले टिप्पणी आती है संचार और संरक्षण में अंतर संबंध। तो संचार और संरक्षण में अंतर संबंध को समझने के लिए पहले हमें संचार और संरक्षण का अर्थ समझना होगा, फिर उन दोनों में हम अंतर संबंध पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है संचार। संचार किसे कहते हैं? संचार एक प्रक्रिया होती है जिसमें संदेशों का वक्ता एवं श्रोता के बीच लेन देन होता है और यह सूचनाओं तथा अर्थों को विषय विशेष पर दो या दो से अधिक लोगों के बीच में सामान्य सूझबूझ या अर्थ पाने की प्रक्रिया होती है। संचार की प्रक्रिया अति प्राचीन है। मानवीय सभ्यता के शुरुआती दौर में सूचना एवं संदेश का आदान प्रदान होता था। संचार एक नैतिक एवं सतत प्रक्रिया है। यह सूचना का कभी न समाप्त होने वाला चक्र है। मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ संचार के भी व्यापक प्रयोग पर बल दिया गया है। सूचनाओं का आदान प्रदान मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकता है। आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों एवं तकनीकी विकास ने सूचना संचार में क्रांति ला दी है। संचार में त्वरण के साथ उसके साधनों का सशक्त होना अत्यंत आवश्यक है। साइंस और टेक्नोलॉजी ने संचार के माध्यमों अर्थात सूचना प्रसारण के साधनों को एक नया मोड़ ला दिया है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति और समाज के बीच की सूचनाएं अब वैश्विक पटल पर उपस्थित हो चुकी हैं। यानी कि अब हम कोई भी सूचना पूरे वर्ल्ड में देख सकते हैं। अपने घर बैठे बैठे भी हम दूसरे देशों की खबरों को जान सकते हैं। संचार के साधनों में रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल, इंटरनेट, अखबार, पत्र पत्रिकाएं आदि की उपस्थिति ने सूचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि की है। आज का समाज सूचना एवं प्रसारण की आधुनिक संकल्पना के कारण सूचना समाज के रूप में जाना जाता है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास में जहां एक ओर दूरियों को कम कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर समय की बचत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज हम घर बैठे बैठे देश विदेश की घटनाओं को देख सुन सकते हैं। दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक सेकंडों में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। टीवी, रेडियो पर ज्ञान विज्ञान की महत्वपूर्ण खबरें, आर्थिक समीक्षा, राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्रियाकलाप, शेयर बाजार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां आदि महत्वपूर्ण सूचनाएं एवं दैनिक घटनाएं प्रसारित होती हैं। समय समय पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सामुदायिक परिचर्चा के माध्यम से आम आदमी की मुख्यधारा में शामिल हो गया है। तो ये तो था संचार। अब हम पढ़ते हैं संरक्षण किसे कहते हैं, जिससे कि हम इसका अंतर संबंध अच्छे से समझ सकें। संप्रेक्षण। आधुनिक भाषाविदों ने भाषा और संप्रेक्षण को अभिन्न अंग मानते हुए भाषिक और भाषेतर दोनों अभिव्यक्तियों को ही संप्रेक्षण का महत्वपूर्ण अंग माना है। इस दृष्टि से यह माना जाता है कि भिन्न भाषा समाज में भाषेतर संप्रेक्षण की अपनी विशिष्ट युक्तियाँ होती हैं जो उस समाज की संस्कृति की वाहक होती हैं। संप्रेक्षण एवं भाषा व्यवहार है जो अपने विविध घटकों के माध्यम से समाज में विचारों का आदान प्रदान करता है। मानव समाज के विकास के साथ साथ संप्रेक्षण के साधनों के भी विकास की लहर चली। संप्रेक्षण का विकास एक प्रकार से समाज के विकास का द्योतक है। संचार संप्रेक्षण की आधुनिक तकनीक से निर्मित संकल्पना है। आरंभ में व्यक्ति के बीच आपसी संवाद के रूप में उपयोगी संप्रेक्षण ने जब व्यावसायिक रूप ग्रहण करना शुरू किया था, तब से लेकर आज तक सूचना क्रांति ने संप्रेक्षण के स्वरूप को और विस्तृत एवं सर्वसुलभ बना दिया है। इस प्रकार संप्रेक्षण के स्वरूप का विश्लेषण इस बात से प्रभावित होता है कि संप्रेक्षण का क्षेत्र कितना विस्तृत हुआ है। भाषा के संप्रेक्षण परक या सामाजिक होने में वक्ता एवं श्रोता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भाषा का सामाजिक यथार्थ है कि कोई वक्ता अपने श्रोता के स्तर, उसके साथ अपने संबंध और वाक संदर्भ आदि को देख समझकर ही भाषा का व्यवहार करता है। अतः सामाजिक व्यवहार की दृष्टि से संप्रेक्षण को 3 रूपों में बांटा जा सकता है: व्यक्ति व्यक्ति के बीच संप्रेक्षण, व्यक्ति समाज के बीच संप्रेक्षण और समाज समाज के बीच संप्रेक्षण।
दूसरी ओर इसी के आधार पर संप्रेक्षण की सामाजिक शैलियाँ बनती हैं और स्थित होती हैं, जैसे रूढ़ शैली, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली, आत्मीय शैली आदि। आधुनिक भाषा विज्ञान में सामाजिक शैली को वार्तालाप या बातचीत का सर्वाधिक चयनित भाषाई तत्व माना गया है, क्योंकि सामाजिक शैलियाँ वक्ता और श्रोता के बीच संबंधों के अनुरूप ही व्यवस्थित होती हैं। संप्रेक्षण और संचार में अंतर संबंध। संप्रेक्षण एक क्रिया व्यवहार है जो मनुष्य मनुष्य के बीच विचारों का आदान प्रदान करता है। ध्वनित इकाइयों की व्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से कोड और भावों का अर्थ ज्ञापन ही संप्रेक्षण कहलाता है। अर्थात किसी भी समाज में भाषा प्रयोक्ता के भाषण का लक्ष्य अपने विचारों का संप्रेक्षण ही होता है। संप्रेक्षण दो प्रकार से हो सकता है, लिखित और मौखिक। इस संप्रेक्षण व्यवस्था में सही अर्थ ज्ञापन हेतु कुछ अनिवार्य शर्तें आवश्यक होती हैं, जैसे वक्ता, श्रोता, माध्यम और संदेश। ये चारों चीज़ें होती हैं तभी संप्रेक्षण पूर्ण होता है। इनमें से किसी की भी अपूर्णता संप्रेक्षण में अवरोध पैदा कर सकती है। इसी तरह संचार एक आधुनिक विकसित माध्यम है। संप्रेक्षण एवं संचार को अंग्रेजी में दोनों को ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। संचार एक प्रकार से संप्रेक्षण ही है, किंतु इसमें कुछ अतात्विक अंतर भी आ जाता है। संप्रेक्षण की क्रिया में जहाँ पूर्ण अर्थ का द्योतन होता है, वहीं संचार अपने चैनलों की महत्ता से अर्थ का द्योतन करवाता है, यानी कि अर्थ का ज्ञान कराता है। वस्तुतः संचार के अंतर्गत आने वाले उपादान दूरसंचार, जनसंचार आदि संप्रेक्षण के ही विस्तृत रूप हैं। तो एक टिप्पणी संचार और संप्रेक्षण में अंतर संबंध। इसमें हमने संरक्षण को पढ़ा, संचार को पढ़ा और उनके दोनों के बीच में अंतर संबंध बताया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग मैंने इसलिए किया है कि अगर अलग से टिप्पणी आ जाती है संचार के बारे में आप क्या जानते हो या संरक्षण पर टिप्पणी लिखो, तो आप उसको इसमें से लिख सकते हो। तो अतः संचार और संरक्षण में अंतर संबंध है, तो लास्ट वाले पैराग्राफ को इसके अंदर ऐड कर दीजिएगा। और अगर संचार और संरक्षण अलग है तो अलग से भी हमने इनकी परिभाषाएं पूर्ण रूप से पढ़ ली हैं, जो टिप्पणियों के हिसाब से परिपूर्ण है। चलिए, तो अब हम इसका दूसरा टिप्पणी स्टार्ट करते हैं, संप्रेक्षण का सामाजिक पक्ष। संप्रेक्षण का सामाजिक पक्ष। भाषा एक सामाजिक व्यवहार है, समाज के अंतर्गत ही उसका प्रयोग होता है। संप्रेक्षण का सर्वाधिक सशक्त माध्यम भाषा ही है। अतः संप्रेक्षण व्यापार पूर्णतः सामाजिक सापेक्ष है, जिसकी पूर्णता संदेश के प्रसारण एवं तत्पश्चात उसकी प्रतिक्रिया में निहित है। संप्रेक्षण के दो रूप हो सकते हैं, मौखिक और लिखित। संप्रेक्षण साधनों में जिनके द्वारा अर्थ के ज्ञापन का लक्ष्य पूरा होता है, वो चार चीज़ों का होना अनिवार्य है: वक्ता, श्रोता, माध्यम, संदेश आदि। अतः संप्रेक्षण व्यापार तभी संभव होता है जब हम दो या दो से अधिक व्यक्तियों की उपस्थिति को महसूस करें, यानी कि दो से अधिक व्यक्तियों का उपस्थित होना संप्रेक्षण के लिए ज़रूरी है। किंतु अभिव्यक्ति का एवं विचार प्रकटीकरण का एक और रूप होता है जो व्यक्तिगत होता है, अर्थात चिंतन मनन द्वारा एकालाप करने पर भी व्यक्ति अपनी भावनाओं या विचारों को अपने आप से प्रकट कर सकता है। किंतु संप्रेक्षण के लिए सर्वाधिक अनिवार्य यह है कि वक्ता द्वारा श्रोता तक किसी न किसी माध्यम से अर्थ को प्रेषित किया जाए। अतः संप्रेक्षण के रूप में वार्तालाप ही सर्वाधिक उचित होता है। यह संप्रेक्षण आदिकाल से ही समाज की प्रधान आवश्यकता रहा है। समाज भाषा विज्ञान संप्रेक्षण को महत्व देता है तथा समाज के अंतर्गत संप्रेक्षण किसी भाषाई समाज की संपूर्ण रूपरेखा उपस्थित कर देता है, साथ ही उसकी सांस्कृतिक एवं जीवन यापन की शैली को भी उद्घाटित करता है। उदाहरण स्वरूप भारतीय संस्कृति में तहजीब और शिष्टाचार पर अत्यधिक बल दिया जाता है। अतः प्रत्येक बातचीत में एक प्रकार की भारतीय अस्मिता की झलक का दर्शन स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जैसे मोहन अनजान व्यक्ति से पूछता है, भाई साहब अभी कितना समय हुआ है। किसी दुकानदार से पूछता है, भैया चावल कितने रुपए किलो हैं। इस प्रकार के दैनिक व्यवहार का जैसे प्रश्न संप्रेक्षणीय रूप है। मौखिक संप्रेक्षण के रूप में समाज में यह प्रक्रिया अनवरत यानी कि लगातार चलती रहती है। समाज और मानव के विकास में संप्रेक्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ज्ञान विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, साहित्य, दर्शन आदि का लिखित रूप समाज में सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी उपलब्ध कराता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति विकास की राह पर कदम बढ़ाता है। इतिहास के अध्ययन से मानव अपनी भूलों को सुधारता है और आगे की ओर अग्रसर होता है। फलतः संप्रेक्षण सर्वथा सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका संपूर्ण समाज पर प्रभाव पड़ता है। समाज में उपस्थित सभी कारकों से संप्रेक्षण का गहरा संबंध होता है। समाज निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत ही संप्रेक्षण की नींव होती है।
अतः संप्रेषण समाज की प्रत्येक हलचल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तभी तो आधुनिक समाज को सूचना समाज की संकल्पना से भी अभिहित किया गया है। तो ये टिप्पणी जो कि है संप्रेषण का सामाजिक पक्ष, यहीं समाप्त होती है। अब हम इसकी तीसरी टिप्पणी पढ़ते हैं, सूचना समाज। सूचना समाज, समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान सभ्यता के आरंभ से ही हो रहा है। मानव की आवश्यकताएं, उसके विकास की गति तथा सामाजिक व्यवहार के लिए एक दूसरे को संदेश देना परम आवश्यक है। सर्वप्रथम मनुष्य ने मौखिक उच्चारण से एक दूसरे को संप्रेषित किया था, किंतु यह संप्रेषण अत्यंत ही सीमित एवं अल्प अवधि तक ही प्रभावी रहता था। जब प्राचीन बस्तियां बसनी शुरू हुई थी तो सभ्यता के विकास ने व्यापार, युद्ध, प्रशस्ति, फरमान आदि के लिए लिखित संदेश किसी पक्षी या फिर पक्षी जैसे कि प्रशिक्षित कबूतर द्वारा भेजा जाता था। आधुनिक परिवेश में सूचनाओं का आदान प्रदान एक सहज आवश्यकता की चीज़ बन गई है। समय की बचत एवं अधिक कार्यक्षमता लाने में सूचना और प्रौद्योगिकी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विकास का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। अतः आधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों ने समाज के बीच की दूरी को कम कर दिया है। जैसे रेलगाड़ी, कारें, बसें, वायुयान आदि ने विश्व को एक सूत्र में बांध दिया है। तो संदेश प्रसारण एवं सूचना को विकास की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। जो काम पहले कई दिनों में होता था, अब वह मिनटों एवं सेकंडों में होने लगा है। कंप्यूटर के विकास ने इस क्रांति की शुरुआत की है और आज पृथ्वी से बाहर तक संदेश का प्रसारण किया जा रहा है। सूचना समाज की संकल्पना आज की मानवीय आवश्यकता एवं समाज के अंतर्गत होने वाले सभी कार्यों के निष्पादन में सूचना की भूमिका के कारण है। सूचना के रूप में व्यक्ति अब मोबाइल फ़ोन से विश्व के किसी भी कोने में रह रहे अपने संबंधी को किसी वही बात की सूचना दे सकता है। तो इंटरनेट, अखबार, टीवी, फैक्स इत्यादि साधनों से प्रत्येक घटना का आंखों देखा हाल प्राप्त भी कर सकता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में होने वाले क्रिकेट मैच की पल पल की खबर विश्व का प्रत्येक व्यक्ति टीवी पर देख सकता है। फलतः जो आज ग्लोबलाइजेशन एवं विश्वग्राम की संकल्पना है, वह सूचना समाज की इन्हीं वैश्विक क्षमताओं के कारण ही है। बहरहाल आज इंटरनेट पर बैठकर कोई भी भारतीय अमेरिका में कोई घर खरीद सकता है, तो देश विदेश के शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के पल पल की खबर भी घर बैठे प्राप्त कर सकता है। यही नहीं, सूचना समाज के अंतर्गत सूचना का प्रसारण व्यक्ति व्यक्ति से, समाज समाज से और पूरे विश्व को एक साथ किया जा सकता है। अत्याधुनिक उपकरणों ने यदि आधुनिक युग को सूचना समाज का स्वरूप प्रदान किया है, तो यह आधुनिक युग की मांग है जो युगानुरूप विकास का द्योतक है। यह संकल्पना व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की चाह से उपजी है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपयोगी है। पूरा विश्व एक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जो संपर्क का सबसे व्यापक स्वरूप है। अतः इस समाज के लिए सूचना समाज अत्यंत सटीक संकल्पना है। तो टिप्पणी की दृष्टि से इतना क्वेश्चन सही है, संप्रेषण का सामाजिक पक्ष, क्योंकि टिप्पणी 5 नंबर की आती है, उसके लिए हमारा उत्तर इतना ठीक रहेगा। अब एक और टिप्पणी बची है, भाषा शिक्षण में संप्रेषण का महत्व। इसे देख लेते हैं। भाषा शिक्षण में संप्रेषण का महत्व। समाज भाषाविदों ने यह अनुमान लगाया कि संपूर्ण विश्व में 100% जनसंख्या द्विभाषी है, यानी कि कम से कम 2 भाषा तो वो जानती ही है। इतिहास में अन्य भाषा शिक्षण का विषय अत्यंत ही चिंतन का विषय बना हुआ है। यहाँ तक कि एक ही भाषाई समाज में व्यक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा का अधिगमन करता रहता है। भाषा शिक्षण का प्रश्न मूलतः अन्य भाषा शिक्षण के संदर्भ में ही आकर ठहरता है। फलतः भाषाविदों ने विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया, जैसे व्याकरण, अनुवाद विधि, स्थितिपरक भाषा शिक्षण विधि, प्राकृतिक विधि, प्रत्यक्ष विधि, संदर्भपरक भाषा शिक्षण आदि। तो संदर्भपरक भाषा शिक्षण पर नोम चॉम्स्की की स्थापना का प्रभाव है। कुछ भाषाविदों ने भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेषण को महत्व दिया है। इन भाषाविदों में हार्वर्ड, बुमफ्रिट आदि महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक संप्रेषण व्यापार है, अतः इसकी शिक्षण की पूर्णता एवं रोचकता का तभी कार्यान्वयन होगा जब उसे संप्रेषण परक संदर्भ में व्यवहारित किया जाए। अर्थात किसी भाषा को सीखने के लिए यदि शिक्षार्थी द्वारा उस भाषा को संप्रेषण के रूप में प्रयोग किया जाएगा, तो भाषा की शैली को, उसके मुहावरों को तथा उसके लिए पर्याप्त शब्दों के अर्थों को शिक्षार्थी अच्छी तरह समझ पाएगा। अतः भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेषण का महत्व निर्विवाद है।
संप्रेक्षण को आज भाषा शिक्षण में केंद्र मान लिया गया है। समाज भाषा विज्ञान एवं शैली विज्ञान के विकास में संप्रेक्षण सिद्धांत को बहुआयामी बना दिया गया है। इस सिद्धांत को रोमन याकोनबसन ने खोलने का काम किया है, यानी कि इस जो एक सिद्धांत है उसको रोमन याकोबसन जो एक व्यक्ति हैं उन्होंने खोलने का काम किया है। संप्रेक्षण को शुरुआत में उस प्रक्रिया से होती है जिसमें कोई व्यक्ति किसी संदेश को पढ़कर उसे अपेक्षित भाषा में इस तरह से कोडीकृत करता है कि और लोग भी उसे समझ सकें। फिर उसे विकोडीकृत कर दिया जाता है, जैसे हम कोडिंग डिकोडिंग करते हैं मैथ्स में, ये उसी तरह से होता है। संप्रेक्षण के प्रारूप में एक बार बार कही जाती है कि हम भाषा के द्वारा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। संप्रेक्षण सिद्धांत से भी यह बात सामने आती है कि बिना भाषा के प्रयोग के भी संप्रेक्षण किया जा सकता है, अर्थात भाषातर संप्रेक्षण की बातें करते समय हमारे शरीर के, हमारे मुख के हाव भाव, इशारे, आंगिक क्रिया आदि महत्वपूर्ण होती हैं। इस प्रकार का संप्रेक्षण प्रयोक्ता की भाषाई समाज की सांस्कृतिक पहचान होती है, अतः इस क्रियाकलाप को भी भाषा शिक्षण के अंदर समेट लिया गया है। भाषा विद्वान बुनफ्रिट ने संप्रेक्षण को महत्व देते हुए संप्रेक्षणात्मक भाषा शिक्षण को स्वीकृत किया है। संप्रेक्षण के घटकों से मिलकर ही संप्रेक्षण परक क्षमता का निर्माण होता है और संप्रेक्षण परक क्षमता के अर्जन का तात्पर्य होता है भाषा कौशलों का ऐसा विकास जिसमें संज्ञात्मक और व्यवहारवादी दोनों ही पक्ष सम्मिलित हों। संज्ञात्मक पक्ष भाषा प्रयोग को भाषा व्यवस्था से प्राप्त करता है। इस बात से संप्रेक्षण सिद्धांत को इनकार नहीं है। दूसरी ओर सामाजिक नियमों से नियंत्रित वाक्य को भी वह अपने अंदर समेट लेता है। इसका व्यवहारवादी पक्ष भाषा संरचना को धारा प्रवाह प्रयोग में ढालने का प्रयत्न करता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में संप्रेक्षण परक उपागमों की चर्चा करते हुए महान भाषा वैज्ञानिक पीफो ने भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण के महत्व को बतलाया है। संप्रेक्षण परक क्षमता के पहलुओं पर स्टर्न ने प्रकाश डालते हुए संप्रेक्षण के अंतर्गत किसी भाषाई समाज की सामाजिक परिस्थिति एवं प्रकृति का अनुमान करने की क्षमता को स्वीकार करते हुए संप्रेक्षण परक शिक्षण पर बल दिया है। अतः यह कहा जा सकता है कि भाषा शिक्षण का सबसे व्यवहारिक कुशलतापूर्वक अधिगमन संप्रेक्षण परक शिक्षण से ही संभव हो पाता है। तो ये टिप्पणी भी यहीं पर समाप्त होती है, भाषा शिक्षण में संप्रेक्षण का महत्व। आशा है आप सबको समझ में आ गया होगा। इसके थोड़े से वर्ड टिपिकल हैं, लेकिन हमें प्रश्न लिखते हुए अपनी भाषाओं में एक स्ट्रेंथ देने के लिए, थोड़ी सी वैल्यू देने के लिए, थोड़े से हमारे जो हिंदी के शब्द हैं उन्हें थोड़ा सा हैवी ही लेना पड़ता है। बहुत सरल भाषा में लिखने से क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा इतना इंप्रेसिव नहीं रह पाता। इसलिए जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है आप भी उन्हें 3-4 बार सुनकर देखेंगे तो आपको भी वो अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।